हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो है आज जो बचा हुआ था वो करेंगे। सिख एम्पायर, मराठा एम्पायर और जाट। इनमें ये कॉमन है कि इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था। वाइल जो है जो वतन जगीर वाले थे वो इतने ऑटोनोमस थे कि वो बेसिकली इंडिपेंडेंट थे। और जो बंगाल और अवध के नवाब्स थे वो भी इतने ऑटोनोमस थे, उन्हें ऐसे एक इंडिपेंडेंस दे दी गई थी। इन्होंने लड़ा था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। यहाँ पे इन सबका एक बेसिक समरी है, इनके ऊपर हम आगे थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। तो सिखों का, ऑफ कोर्स सिख का जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सिख थे, सिखिज्म को फॉलो करते थे। दूसरा, वो पंजाब के एरिया में थे। आज का पंजाब थोड़ा सा छोटा है। वो जो है ये पहले पंजाब बड़ा हुआ करता था, लाहौर और ऐसे कई सारे जो आज के एरिया पाकिस्तान में, वो भी पहले पंजाब में हुआ करते थे। एंड तीसरा, परसिक्यूशन बाय मुगल्स। हुआ क्या था, जो सिख थे क्योंकि वो इतने मिलिटराइज थे तो उन्हें जो है मुगल सिख थ्रेट के जैसे देखते थे कि ये हमें जो है ये लाइक दिक्कत दे सकते हैं। इसकी वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मार दिया था। इसी की वजह से सिखों ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था। मराठा, फाउंडेड बाय छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी शहाजी भोसले के जो बेटे थे, उन्होंने मराठा एम्पायर को फाइंड किया था। वो जो है इसके फाउंडर और सबसे जो है ये एबल यानी सबसे ताकतवर और सबसे कॉम्पिटेंट रूलर थे। ये डेक्कन एरिया में था। वाइल जो है पंजाब में सिख थे, जो डेक्कन प्लेटो है एंड लाइक पूरा जो सदर्न इंडिया है वो इनके जो है पास था। इन पे इवेंचुअली पेशवा का रूल था। शुरुआत में ये जो है छत्रपति शिवाजी द्वारा रूल किए गए थे, लेकिन जो है इनके जो भाई थे जैसे कि राजा राम, वो जो है काफ़ी जल्दी मर गए, 10 साल से ज़्यादा राज नहीं किए। तो पेशवा ने वो फिर रूल जो है वहाँ का अस्यूम कर लिया। अब है जाट। ये एक वॉरियर क्लास कम्युनिटी थी। वॉरियर क्लास का क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो है ऐसे राजपूत थे, ऐसे वो थे जो कि लड़ते थे। ये इनका जो है ये प्रोफेशन था लड़ना। ये दिल्ली और आगरा के बीच में थे। इनका सबसे छोटा था। वाइल पंजाब और वाइल जो सिख और मराठा थे वो बहुत बड़े थे, दिल्ली और आगरा के बीच में जो जगह था वहीं पे जाट थे। हैवर ये अपना खुद का किंगडम भी बनाए थे और ये जाने जाते थे आर्किटेक्चर के लिए। अपना जो ये बिल्डिंग्स और ये सब बनाना होता है उसमें ये सबसे जो है बेस्ट थे। सबसे पहले सिखों के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सिखिज्म क्या है। सिखिज्म को गुरु नानक ने बनाया था। सिखिज्म का मेन एम था कि जो प्रॉब्लम्स थे हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में, जो डिफरेंसेस थे, उनके लिए सोल्यूशन बनाना, कि कुछ एक्सप्लेनेशन देना कि ये जो है क्यों है। तो ये इन्हीं दोनों का एक लाइक मिक्सचर के जैसे था। सिखिज्म अपना खुद का अलग धर्म है, पर इसका गोल था कि उन दोनों को एकजुट करना, हिंदुइज्म और इस्लाम को। 10 गुरु थे। 10 जो गुरु है वो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। हैवर यहाँ पे जो है कुछ मेन गुरुज है जिनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। गुरु नानक, जिन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया था। गुरु गुरु अर्जन देव जी, जिन्हें जहांगीर ने मार दिया था बिकॉज उन्होंने प्रिंस खुसरो को शेल्टर दिया था। प्रिंस खुसरो ने क्या किया था, अपने ही पिता के अगेंस्ट, जहांगीर के अगेंस्ट एक रिबेलियन लॉन्च किया था, यानी कि जो अपना खुद का राज बनाने का उसने कोशिश किया था। तो जब वो गुरु अर्जन देव जी के पास आया तो उसने उन्हें बोला कि जो है ये वो उनके यहाँ पे रह सके, तो गुरु अर्जन देव जी ने वो अलाउ किया। फिर जो है जहांगीर को जब ये पता चला तो जो है ये उसे गुस्सा आ गया और उसने इसे एक एक्सक्यूज के जैसे यूज किया गुरु अर्जन को मारने के लिए। ऑफ कोर्स मेन रीज़न वो नहीं था। मेन रीज़न था क्योंकि जो है सिख लाइक जो इतना बड़ा पॉपुलेशन उनका बन गया था पंजाब एरिया में, उसे ये डर था कि सिख अपना खुद का स्टेट कार्व कर लेंगे, इसलिए उसने गुरु अर्जन को मारा, जिससे सिखिज्म और मुगल रूल के बीच में डिफरेंसेस आ गए, दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगे। और जो है ये फिर गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर, उन्हें औरंगजेब ने मारा था बिकॉज वो कश्मीरी पंडित को बचाने की कोशिश करते। कश्मीर में जो पंडित थे उन्हें औरंगजेब फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाहता था, इस्लामिक बनाना चाहता था। तो जो गुरु तेग बहादुर ये मानते थे कि हर किसी का राइट है कि वो किस धर्म में बिलीव करे,
और जो है उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट करना किसी को भी वो गलत है, इसलिए औरंगजेब ने उन्हें मार दिया था। तो जो 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खालसा को बनाया था। यहाँ पे जो है परसिक्यूशन का जो मैं बात कर रहा था ना, ये वही है जो 2 गुरु को मार दिया था। अब जो है सिख उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, अब सिख उन्हें हेट कर रहे थे, तो वो मिलिटराइज किए, उन्होंने एक मिलिट्री बनाई। एंड इससे बने मिस्ल, पहले इन्हें जाट कहा जाता था, पर मिस्ल बेसिकली एक वॉरियर के ग्रुप हो गए जो कि जो है इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते थे। इनका कंबाइंड फोर्स था खालसा। गुरु गोबिंद सिंह ने जो है खालसा को एक स्लोगन दिया था, राज करेगा खालसा आकी रहे ना काय, यानी कि जो खालसा है वो राज करेगा तो कोई भी बुराई दुनिया में नहीं बचेगी। एंड दल खालसा, खालसा जो आर्मी हो गई तो दल खालसा हो गया पूरा लाइक सभी आर्मियों का समूह, जो सारी की सारी आर्मी थी सिखों की, वो थी दल खालसा। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुगल जो सिख थे उनके पास एक यूनिक सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे पहला, दिवाली और बैसाखी में ये मीट करते थे नए लॉज को पास करने के लिए। ये वो समय था जहाँ पे ये मीटिंग्स रखते थे कि जो है ये नए लेजिस्लेचर इन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो है ये दूसरा, राखी सिस्टम। आपको राखी सिस्टम के बारे में शायद पता होगा। बेसिकली जो ये फार्मर्स या जो भी होता था, अगर वो अपना 20% रेवेन्यू ये राजा को देता था तो फिर उसे जो है प्रोटेक्शन मिलती थी आउटसाइड अटैक से। ये हुआ था महाराज रणजीत सिंह जी के जो है ये अंदर, उन्होंने जो है अपना खुद का एक बड़ा सा सिख एम्पायर बना था, सिख एम्पायर। अब जब ये अगला सेक्शन, पहले मराठा से पहले हम छत्रपति शिवाजी के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इनके बारे में डिस्कस करके ही हमें मराठा के बारे में और पता चलेगा। पहला तो हो गया इनका फैमिली, इनके पिता थे शहाजी भोंसले और इनकी माँ थी जीजाबी भोंसले। अब इनके ट्रेड्स, पेट्रियोटिज्म, आपको पेट्रियोटिज्म पता ही होगा, यानी कि अपने लाइक देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए प्राउड फील करना, ये हो गया पेट्रियोटिज्म। तो जो है इन्हें पता था कि कैसे इसी पेट्रियोटिज्म को लाए, कैसे इस पेट्रियोटिज्म को ये इंस्पायर करे। दूसरा, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज डिवर्स ग्रुप्स। उस समय जो है ये लाइक इंडिया या फिर कोई भी रीजन एक जो होमोजेनस नहीं था ना, वो जो अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पे होते थे, भोंसले, घोरकस, होलकस और जो ये, तो इन सब को वो एक आर्मी में जो है ऑर्गेनाइज कर पाता था। ये उनकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेट थी, क्योंकि इसी से तो वो इतनी बड़ी आर्मी बना पाए कि जो मुगलों से लड़ सके। अब गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर भी जो है ये एक कॉमन टर्म है, अटैकिंग एनिमी एट अ सडन आवर टू यूज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। कि जो है ये अनलाइक कि पहले क्या होता था कि जो दोनों साइड एक समय पे डिसाइड करती थी एंड फिर लड़ती थी, यहाँ पे जो है जब भी जो दूसरी अपोनेंट की आर्मी है वो लाइक कहीं पे होती थी, तो जो शिवाजी की आर्मी होती थी वो छुपी रहती थी। फिर जैसे ही जो है ये लाइक जो आर्मी है वो लाइक रेस्ट कर रही है या फिर जो है ये प्रिपेयर नहीं है, तब अटैक लॉन्च करती थी, और फिर जो है ये बोज एंड एरोज के साथ, तीर कमान के साथ, ताकि जो दूर से ये कर सके। अब हम मराठा प्रॉपर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि आखिर वो इतने पावरफुल कैसे हुए। सबसे पहले है पेशवाज, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स। जो पेशवा थे वो छत्रपति शिवाजी के बाद रूल किए थे। ये चित्पवन ब्राह्मण्स थे, और जो है इवन तो नाम है प्राइम मिनिस्टर्स पेशवाज, ये पोजीशन हेरिडिटरी थी, यानी कि जो है ये जो पेशवा था वो मर जाता था तो उसका बेटा फिर पेशवा बनता था। इन्होंने राजा राम के बाद इफेक्टिव कंट्रोल लिया था, जो कि ये छत्रपति शिवाजी के भाई थे। सबसे पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, जिसने ये पूरा शुरू किया था पेशवाशिप। ऑल्थो सबसे जो पॉपुलर ये पेशवा है जिनका आपने जो नाम डेफिनेटली सुना है वो है बालाजी बाजीराव। मराठा कन्फेडरेसी, अभी तक तो हमने जो है मराठा एम्पायर का डिस्कस किया, ये है कन्फेडरेसी। कन्फेडरेसी का मतलब क्या हुआ, ऐसे स्टेट, ऐसा एक नेशन जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास नेशनल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर है। जैसे इमेजिन करिए अगर इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है उससे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती, वो हो गया कन्फेडरेसी।
यहाँ पे जो है जो पूरी कन्फेडरेसी थी इसे फॉर्म किया था बालाजी राव ने। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि इवेंचुअली पूरे इंडिया पे राज की थी, अपने समय में उसका सबसे बड़ा चैलेंज था। ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी दिक्कत हुआ था इंडिया में लाइक एक्सपैंड करने में बिकॉज ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी। कई सारे ग्रुप्स थे, मराठा, होलकर्स, भोंसले और सिंधिया, जिन्होंने कन्फेडरेसी को बनाया था। अगेन ये इस जो है जुड़े थे कि जो है ये एक कॉमन लीडर और एक कॉमन गोल में ये जुड़े हुए थे। हैवर प्रॉब्लम क्या था, मराठा कन्फेडरेसी बहुत वीक था बिकॉज वो इकोनॉमी में ध्यान नहीं देता था। बस एक आर्मी से सब कुछ थोड़ी ना हो सकता है, पैसा भी तो चाहिए आर्मी को चलाने के लिए। तो वही हो गया इकोनॉमी उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, तो देश के पास पैसा नहीं था चलने के लिए, देश अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इनएफिशिएंसी थी। इसी वजह से मराठा कन्फेडरेसी इवेंचुअली कोलैप्स कर गया। यहाँ पे दो मेन टैक्सेस के सिस्टम थे। पहला चौथ, जो भी टेरिटरी 1/4 अपना जो है रेवेन्यू देती थी उसे जो है ये कहीं भी लाइक बाहर से जो अटैक आते थे लाइक कहीं पे भी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती थी। यहाँ पे याद रखिएगा, हम मराठा एम्पायर इटसेल्फ की बात नहीं कर रहे, हम उस पार्ट की बात करें मराठा एम्पायर के जिसपे एम्परर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता था। सरदेश मुखी ये जो है ऐसी टेरिटरीज हो गई जो 1/10 जो है ये 1/10 पे करती थी। इन्हें बस बाहर के मराठा एम्पायर से बाहर के जो है फोर्सेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता था, मराठा एम्पायर के अंदर के फोर्सेस से नहीं। अब है जाट जो है ये प्रॉबेबली सबसे छोटे थे पर ये स्टिल बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल। सबसे पहला इनका ब्रीफ हिस्ट्री, इन्हें स्टार्ट किया था गोकुल जाट ने। हैवर जो उसने इनिशियली रेबेलियन स्टार्ट किया था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और औरंगजेब ने, मुगल्स ने उसको बहुत बीट किया था, उसे बहुत जो है ये तोड़ा था और जो है ये उसे पनिश किया था उनके क्राइम्स के लिए। एवर अंतिम में जो है जाट ही जीते बिकॉज दिल्ली और आगरा के बीच में जो एरिया था वहाँ पे उनका डोमिनेशन था, उनका कंप्लीट कंट्रोल था। ये जो है कभी कभी आगरा पे भी कॉन्कर कर लेते थे, ऑल्दो ये पूरा समय के लिए आगरा पे अपना कंट्रोल नहीं रख पाए। ये जो है एक किंगडम बन गए थे भरतपुर नाम से। एक किंगडम जो है ये लाइक एक ऐसा राज्य हो गया जिसपे किंग रूल करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक रेफ्यूज था यानी एक सेफ स्पेस था उन लोगों के जो दिल्ली से भाग रहे बिकॉज नादिर शाह ने इन्वेड किया था। आपको पता होगा कि उसने दिल्ली के सभी लोगों को मार दिया था, वहाँ पे एक बड़ा मैसेकर लॉन्च किया था। तो जो लोग वहाँ से बच के भाग रहे थे वो जाट में आए थे, भरतपुर में आए थे। इनकी आर्मी, जाट देखने में छोटे हैं पर इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी। 30,000 रेगुलर ट्रूप्स हो गए यानी ऐसे सोल्जर जो अपने देश के हैं और अपने देश के लिए लड़ते हैं, यानी कि जो जैसे लाइक जो प्रॉपर आर्मी होती है। ये अलग है इरेगुलर आर्मी और मर्सिनरीज से। इरेगुलर आर्मी जो दूसरा जॉब करती है पर जो जब ज़रूरत होता है तब सर्व करती है, और मर्सिनरीज जो पैसे के लिए सर्व करते हैं। जो रेगुलर ट्रूप्स है वो सर्व करते हैं बिकॉज वो उसी देश के पार्ट है, और साथ में मर्सिनरीज भी थे। 20,000 मराठा की आर्मी और 15,000 सिखों की, यानी टोटल कैलकुलेट करिए 65,000 सोल्जर्स। बहुत ज़्यादा था स्पेशली अपने समय के लिए, उसके समय के लिए। वाइल जो है ये मुगल एम्पायर नादिर शाह के अगेंस्ट नहीं लड़ पा रहा था, जाट जो कि आपको पता होगा काफ़ी छोटे हैं वो लड़ लिए थे। मैं एक बार जो है दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए इतना सा है जाट, ये है जाट का मैक्सिमम जो है ये लाइक लेंथ, उसका मैक्सिमम एरिया। इसने नादिर शाह के अगेंस्ट लड़ लिया। जो ये पूरा जो है मुगल एम्पायर है ये नहीं लड़ पाया। आर्किटेक्चर, जैसा मैंने उसमें बोला था बिल्डिंग्स बनाने में बहुत अच्छे थे। तो इनका जो स्टाइल था आर्किटेक्चर का वो अम्बेर और आगरा को मिला देता था क्योंकि उन्हीं दोनों जगह से थे ही, तो वहाँ का जो स्टाइल था वो दोनों इनके समय में मिक्स हुए थे।
इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो शाहजहां से इंस्पायर थी, बिकॉज वो उसी एरिया में थे ही, तो ताजमहल और ऐसे जो बिल्डिंग्स थे जो शाहजहां ने बनाए थे उन्हीं से ये इंस्पायर होके बिल्डिंग्स बनाते थे। जो भरतपुर फोर्ट है और दिग का गार्डन पैलेस वो भी इन्होंने ही बनाया था। आज के लिए इतना ही। अब हमने पूरा ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है 18th सेंचुरी का। अब जो है ये वीडियो पहले ही आ जाता, पर जो है काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड डिलेज हो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।